हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग मिले ये बात करने वाले हैं कि CSIR UGC नेट लाइफ साइंस का क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि प्रीवियस हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखी थी CSIR नेट एग्जाम के बारे में, जिसमें से एक स्ट्रीम से, दैट इज लाइफ साइंस स्ट्रीम से, जो CSIR UGC नेट कंडक्ट करवाया जाता है, उसका क्या सिलेबस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख लिया कि कौन स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने MSc लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिपार्टमेंट से कर रखी हो, जो कर चुके हैं MSc या फिर जो MSc में अपियरिंग है या फाइनल ईयर में है, वो इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने मास्टर्स अपनी बायोटेक्नोलॉजी से की है, मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बॉटनी, मास्टर्स इन जूलॉजी, मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स इन एनिमल हस्बेंड्री, मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री, मास्टर्स इन जेनेटिक्स, समहाउ रिलेटेड होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस से। तो जिन्होंने अपना मास्टर्स रिलेटेड टू एनी वन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस अपना किया है, वो इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप पहले इसका जो, जहां पर हम लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी, इससे पहले का जो लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग सोलली सिलेबस के बारे में देखेंगे कि लाइफ साइंस का क्या सिलेबस होता है। तो CSIR नेट लाइफ साइंस में टोटल 13 यूनिट होते हैं। वी कैन से टोटल 13 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 13 सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर 13 यूनिट होते हैं। कौन कौन से यूनिट होते हैं? पहला, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसको हम लोग बेसिक लैंग्वेज में बायो केमिस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिक लैंग्वेज में सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। थर्ड वन इज फंडामेंटल प्रोसेस। थर्ड सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। फोर्थ यहाँ पर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ सब्जेक्ट यहाँ पर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ है यहाँ पर सिस्टम फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। सेवेंथ है यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ सब्जेक्ट आपका है यहाँ पर इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको आप लोग जेनेटिक्स भी कहते हो। नाइन्थ है यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। 10th है यहाँ पर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसको आप लोग इकोलॉजी बोलते हो। 11th यहाँ पर है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, दैट इज जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। 12th अप्लाइड बायोलॉजी, और 13th जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसको हम लोग टेक्निक्स भी बोलते हैं। तो टोटली 13 सब्जेक्ट हमारे होते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम में। अब इनका सिलेबस देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जो कि हमारा यूनिट 1 है। इसको क्या कहा जाता है? बेसिक लैंग्वेज में आप लोग इसको बायो केमिस्ट्री भी बोलते हो, बायो केमिस्ट्री। यहाँ पर इसका सिलेबस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्सेस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होता है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। इसी के साथ में यहाँ पर आपको स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के बारे में देखना होता है। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन जैसे वंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसी के अलावा यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग पीएच का कंसेप्ट पढ़ते हो, बफर के बारे में पढ़ते हो, रिएक्शन काइनेटिक्स देखते हो, माइकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो,
जिप्स फ्री एनर्जी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हो। इसी के साथ में यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन आता है। इसी के अलावा यहाँ पर आपको कुछ मेटाबॉलिकल पाथवेज भी पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें आपका ग्लाइकोलिसिस आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है, जिसको कि हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। इसी के साथ में आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस पढ़ना होता है, यानी एंजाइमोलॉजी का पोर्शन भी यहाँ पर आता है। आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होता है, एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना होता है, एंजाइम रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसोजाइम। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंजाइमोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। इसी के अलावा आपको यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होता है इन डिटेल, जिसमें से रामाचंद्रन प्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, क्योंकि मोस्टली हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन CSIR जो है पुट करता ही करता है। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, डोमेन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, फोल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको न्यूक्लिक एसिड का कन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA, RNA, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो इनका कन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। A DNA क्या होता है, B DNA क्या होता है, ZDNA क्या होता है। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन। तो ये आपका सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का। अब इसके लिए कौन से बुक्स चाहिए होंगे, इसके लिए मैं एक नया नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी। उसमें हम लोग देखेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बेस्ट बुक हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सोलली सिलेबस रिलेटेड ही देखेंगे। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आप लोग सेल बायोलॉजी भी बोलते हो। सेल बायोलॉजी, इसमें आपको क्या क्या करना होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको करना होता है, यानी आपको सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलिज, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, गोल्जी एपरेटस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पर आपको जीन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओपेरॉन आपका ये क्लियर होना चाहिए। ओपेरॉन आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसको देखते हो, ओपेरॉन से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसी के अलावा आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पर सेल बायोलॉजी के पोर्शन में माइक्रोबायोलॉजी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या उनका सेलुलर डिवीजन का स्ट्रेटेजी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यहाँ पर आपको DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनके बारे में पता होना चाहिए। सो DNA रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर RNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और प्रोसेसिंग यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में यानी ट्रांसलोकेशन के बारे में और प्रोटीन के प्रोसेसिंग के बारे में यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी के अलावा आपको यहाँ पर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा आपको DNA में डैमेज हो गया है, कैसे रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सो इस सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में ही इम्यूनोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। इम्यूनोलॉजी एज अ यूनिट यहाँ पर नहीं है, लेकिन सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग के अंदर ही इम्यूनोलॉजी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी आप लोग एक चीज यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आप लोगों ने अपना मास्टर्स बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम से किया है, चाहे आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री से किया है, चाहे आप लोगों ने सेल बायोलॉजी से किया है, चाहे आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया है, चाहे आप लोगों ने जेनेटिक्स से किया है, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। सो फोर्थ हमारा सब्जेक्ट होता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, जिसमें आपको होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर सेल सिग्नलिंग जैसे आपको यहाँ पर GPCR के बारे में, इसी के अलावा आपको यहाँ पर IP3 डैग पाथवे, इसी के अलावा आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, 6 से 7 सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर कीमोटैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। कीमोटैक्सिस क्या होता है, क्वारम सेंसिंग क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन बात करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में। सेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब है कैसे दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जिसमें आपको गैप जंक्शन के बारे में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, इंटीग्रीन्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर आपके कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो भी आपके क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोन को जीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स क्या होंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होंगे, कैंसर और नॉर्मल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या सेल साइकिल होता है कैंसर सेल का, मेटास्टेसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसी यूनिट के अंदर इम्यूनोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सो इम्यूनोलॉजी में आपको क्या पता होना चाहिए, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसी के साथ इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोजेनेसिटी क्या होती है, एंटीजेंस के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, बी सेल के बारे में, टी सेल के बारे में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन उसके बारे में, MHC मॉलिक्यूल दैट इज मेजर हिस्टाकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। APCs के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से बी सेल और टी सेल एक्टिवेट होते हैं और कैसे वो डिफरेंशिएट होकर फंक्शन करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बी सेल और टी सेल के रिसेप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको TLRS के बारे में, यानी टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और वी कैन से अपना 5th यूनिट है। 5th यूनिट क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको डेवलपमेंट कैसे होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पोटेंसी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, स्टेम सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपको यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में एंड अर्ली डेवलपमेंट, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको सी एलिगेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सी एलिगेंस का क्या, यहाँ पर सी एलिगेन और सी आर्ट्रीन में क्या फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मैमल्स का फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ड्रोसोफिला के बारे में आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए।
इसी के साथ आई लेंस इंडक्शन क्या होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट यानी प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। सो प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको रूट और रूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कैसे रूट का डेवलपमेंट होता है, कैसे लीफ का डेवलपमेंट होता है, पाइलोटैक्सी क्या होता है, फ्लावरिंग का ट्रांजिशन कैसे होता है, वेजिटेटिव फेज से कैसे फ्लावरिंग फेज में ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज सिस्टम फिजियोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट। तो हमारा सिक्स्थ क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि कैम पाथवे क्या होता है, C3 प्लांट्स में क्या पाथवे देखने को मिलेगा, C4 प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन आपका क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आपका क्लियर होना चाहिए। प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ऑक्सिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। इसी के साथ में आपको यहाँ पर स्ट्राइगोलेक्टोन, रेसिनोस्टेरॉइड, ये सारे जो प्लांट हॉर्मोन है ये आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, 7 से 8 प्लांट हॉर्मोन है जिनसे हर बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और मैक्स टू मैक्स यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। देन बात करते हैं सेंसरी फोटोबायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें आपको स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा की क्लोजिंग, बायोलॉजिकल क्लॉक, वर्नलाइजेशन के बारे में, फोटोपीरियोडिज्म के बारे में, क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, फोटोट्रोपिन क्या होता है, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनके बारे में पूरा मैकेनिज्म आपका क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर सोल्यूट ट्रांसफर और फोटो असेमिलेट ट्रांसलोकेशन, यानी कि आपको प्लांट में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। जिसमें आपको जाइलम का फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे ये प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, जिसमें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे टेरापिन्स के बारे में, फिनोल्स के बारे में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बारे में, उनका क्या रोल होता है, उनका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। देन स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है, ए बायोटिक स्ट्रेस भी हो सकता है प्लांट को। बायोटिक जैसे कोई पैथोजन या इंसेक्ट की वजह से प्लांट को खतरा है। ए बायोटिक जैसे कि वाटर अगर ज्यादा है या वाटर की कमी है, पानी की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, तो ए बायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस दोनों से ही प्लांट को सफर करना पड़ता है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि अपने आप में बहुत लेंथी यूनिट है। इसमें आपको ब्लड और सर्कुलेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के बारे में, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको यहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर न्यूरल और केमिकल रेगुलेशन जो है वो देखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स क्या होते हैं,
एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड शीट का क्या डिफरेंस देखने को मिलता है न्यूरॉन्स में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेंस ऑर्गन के बारे में यानी ईयर, आई, इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से किडनी फंक्शन करती है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पर वाटर का बैलेंस देखने को मिलता है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ थर्मो रेगुलेशन, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, एंड मेन आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये देखना है कि किस तरीके से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, एनर्जी बैलेंस क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिकल रेट क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्लियर होना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम में जिसमें आप लोग हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से किस तरीके से रेगुलेशन देखने को मिलता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। देन आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको कि आप लोग जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हो। मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में कि क्या होता है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, शूडो एलील क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रोपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी क्या होता है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। टेट्राड एनालिसिस, दैट इज जीन मैपिंग मेथड है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राड एनालिसिस, मैपिंग विद मोलिकुलर मार्कर्स, मोलिकुलर मार्कर्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। आरएफएलपी क्या होता है, आरएपीडी क्या होता है, एएफएलपी क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जिसमें आपको इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना, आपको यहाँ पर मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और पेडिग्री जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोड स्कोर आपको यहाँ पर देखना है। इसी के साथ में यहाँ पर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, जिसमें आप लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिटेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। म्यूटेशन क्या होता है, कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं, किस कारण की वजह से म्यूटेशन होता है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल ऑल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, प्लोइडी और उनका जेनेटिक इम्प्लीकेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको रिकॉम्बिनेशन, दोनों तरीके का रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जिसमें आपको बेसिक जो टेक्सोनॉमी है उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। हायरार्किकल टेक्सा के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर, क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट। इसी के साथ लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, इसी के साथ हर एक टेक्सोन के बारे में, हर एक फाइलम के बारे में, हर एक किंगडम के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको नेचुरल हिस्ट्री भी देखनी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंस के बारे में, एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, यानी यहाँ पर डाइवर्सिटी, आपको डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजी, जो कि लेंथी यूनिट है, बट ऑल्दो इट्स अ वेरी इजी और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, जिसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में, इसी के साथ में हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, फंडामेंटल नीश क्या होता है, रियलाइज्ड नीश क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है, इसी के साथ में लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी यानी R&K सिलेक्शन क्या होता है, मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए।
स्पीसीज इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर आपको कम्युनिटीज क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के लेवल्स आपको देखने हैं यहाँ पर, इकोटोन क्या होता है, इको स्पीसीज क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको क्लियर होना चाहिए, कितने टाइप का होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर सक्सेशन, ये आपको पता होना चाहिए। देन आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी, जिसमें आपको एनर्जी फ्लो के बारे में, प्राइमरी प्रोडक्शन डिकम्पोजिशन के बारे में, इंडियन इकोसिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोजियोग्राफी में जो मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारा, वो आता है आइलैंड थ्योरी। इसी के साथ में बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। अप्लाइड इकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है ये हमारा, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। कंजर्वेशन बायोलॉजी में आपको कंजर्वेटिव स्पीसीज के बारे में आपको पढ़ना होगा, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इंडियन केस स्टडीज देखने होंगे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारे यूनिट नंबर 11 है, जिसमें आपको जो थ्योरीज है, लमार्क का थ्योरी, डार्विन ने क्या थ्योरी दिया था, क्या वेरिएशन होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, नहीं लमार्क का थ्योरी, डार्विन का थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में सेल्स कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे इवोल्यूशन देखने को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो मोलिकुलर इवोल्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए। ओपेन हाल्डेन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मिलर का एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर इवोल्यूशनरी टाइम स्केल्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एराज क्या होते हैं, पोज क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोलिकुलर इवोल्यूशन में आपको न्यूट्रल इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोटो कैमरा का क्या थ्योरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोलिकुलर डाइवर्जेंस के बारे में, मोलिकुलर क्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीन डुप्लीकेशन क्या होता है, ये यहाँ पर है, डाइवर्जेंस। इसी के साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पॉपुलेशन क्या होगा, जीन पूल क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी और हार्डे विनबर्ग लॉ, जिससे हर बार मोस्टली एक न्यूमेरिकल जो है ये पूछा ही जाता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, स्पीशीएशन क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन आपको बिहेवियरल इकोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आप लोग अल्टूरिज्म के बारे में पढ़ते हो, किन सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हो, ग्रुप सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हो। इसके अलावा लर्निंग, मेमोरी, इनके बारे में आप पढ़ोगे। स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आप पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, वैक्सीन्स हो गया, इनके बारे में आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्लांट कल्चर क्या होता है, एनिमल कल्चरिंग क्या होती है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी के साथ में यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, मार्कर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है, बायो सेंसर्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये हमारा लास्ट यूनिट है, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें आपको मोलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आपको किस तरीके से आरएनए और डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक जेल फोकसिंग क्या होता है। इसी के साथ में क्लोनिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ में cDNA लाइब्रेरी क्या होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, प्लाज्मिड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोस्मिड, फाज,
बैक क्या होता है, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या होगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। जीन नॉकआउट क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड्स आपको यहाँ पर सेंगर सीक्वेंसिंग, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको मार्कर्स के बारे में RFLP, RAPD, AFLP ये आपको क्लियर होना चाहिए। माइक्रो एरे टेक्निक्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एंटीबॉडी जनरेशन के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एलाइजा टेक्निक आपको क्लियर होनी चाहिए। रिया टेक्निक आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्लो साइटोमेट्री क्या होती है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। फिश क्या होता है, जिस क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिश यानी फ्लोरोसेंस इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये टेक्निक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर होना चाहिए। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, सर्कुलर डाइक्रोजम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, NMR क्या होता है, ESR क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसी के साथ काई टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिग्रेशन कोरिलेशन क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन आता है रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, जिसमें आपको डिटेक्शन मेजरमेंट पता होना चाहिए रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। देन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपको माइक्रोस्कोप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसी के साथ सैम टैम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें आपको पैच क्लैम्प टेक्निक के बारे में क्लियर होना चाहिए। MRI क्या होता है, FMRI क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी। ये हमारे 13 के 13 यूनिट का सिलेबस है। तो अब आप ये पूछोगे कि मैम क्या 13 के 13 यूनिट करना जरूरी है? तो मैक्स टू मैक्स अगर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से अगर 10 सब्जेक्ट 20 में से कर लेते हो, 10 सब्जेक्ट यानी 10 यूनिट्स भी अगर आप कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखी थी इस एग्जाम के बारे में, कि आपके पास में चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो अगर आप लोग 10 यूनिट भी बहुत अच्छे से करके चले जाओगे तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और वैसे तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा 13 के 13 यूनिट करोगे तो जितना ज्यादा पढ़ के जाओगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप 10 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इन 13 के 13 सब्जेक्ट के लिए आप लोग कौन से बुक्स को रेफर कर सकते हो, कौन से बुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बुक लिस्ट देखेंगे हम लोग इसके बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।